नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अवगत होंगे कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव निर्धारित है और अभी मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त निरीक्षण चल रहा है। इन रूप से जो मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित होनी है, इसी मतदाता सूची के आधार पर अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव भी संपन्न होना है और इस दृष्टिकोण से इस वर्ष विशेष संक्षिप्त निरीक्षण की अवधि के दौरान जो मतदाता सूची तैयार होगी वह अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल रोल में ऐसी कई त्रुटियां होती है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक होता है। कई बार आपने सुना होगा कि चुनाव वोट डाले जाने की प्रक्रिया के क्रम में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया जो मर चुका था, लेकिन उनका वोट डाला जा चुका था। किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वो वोट जो है डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रक्रिया में एक बदनुमा दाग सा है और आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहा है कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं या इस प्रकार का जो इलेक्टोरल रोल में ईरर है, त्रुटियां हैं, ये चीज़ें बिल्कुल हट जाए और जो हमारे देश का जो इलेक्टोरल रोल है, किसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी का जो इलेक्टोरल रोल है वो बिल्कुल फ्री हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये ईरर किस तरह का हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल रोल में एक प्रविष्टि जो कि किसी डिसीज्ड इलेक्टर के संबंध में हो सकता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन अभी भी उनका नाम इलेक्टोरल रोल में बना हुआ है। दूसरा सिमिलर एंट्रीज से संबंधित हो सकता है, जिसे फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफी सिमिलर एंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इस तरह का भी कोई एंट्री हो सकता है कि जो इलेक्टर हैं वो एक्चुअली वहाँ से किसी अन्य प्लेस पर शिफ्ट कर गए हैं, वर्तमान में वहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हैं, लेकिन उनका नाम अब भी इलेक्टोरल रोल में बना हुआ है और इन चीज़ों के रहते हुए किसी स्थल विशेष का चुनाव में जो वोट डाला जाता है उसका जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो कभी भी हाई नहीं हो सकता है और उसे जब भी बेहतर करने का प्रयास होगा तो उस दृष्टिकोण से इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल इलेक्टोरल रोल से हटा देना होगा। लेकिन ये प्रक्रिया भी इतनी सरल नहीं है। आयोग के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं, आपको इस डायरेक्शन को अक्षरशः फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आयोग का स्पष्ट डायरेक्शन है कि डिलीशन का ऐसा कोई भी मामला हो तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उसका रिकॉर्ड आपको 3 साल तक संधारित करके रखना है। साथ ही साथ उसे ERO-नेट पर भी अपलोड करना है। तो जैसे कि किसी डेथ इलेक्टर का इलेक्टोरल रोल से नाम हटाना है तो उसके संबंध में आयोग का स्पष्ट डायरेक्शन है कि आपको संबंधित इलेक्टर का डेथ सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना है। ठीक इसी तरीके से फॉर्म 7 आपको मैनुअली फील्ड संबंधित ऑब्जेक्टर से प्राप्त करना है, जिनके द्वारा आपको ये सूचना दी जाती है कि किसी इलेक्टर की मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा देना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें सबसे ऊपरी हिस्से में ऑब्जेक्टर का डिटेल होता है और उसके सबसे निचले हिस्से में उस कंसर्न इलेक्टर का डिटेल होता है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाना है और बीच वाला जो पोर्शन होता है उस बीच वाले पोर्शन में ऑब्जेक्शन का वह प्रकार दिया होता है कि किस व्यक्ति के द्वारा किस विषय वस्तु के संबंध में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। जैसे यदि किसी इलेक्टर के द्वारा स्वयं अपने नाम को हटाने के लिए ऑब्जेक्शन दिया जाता है तो वैसे केस में आप जिसमें एक इलेक्टर किसी दूसरे इलेक्टर पर ऑब्जेक्शन करता है कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए वो शिफ्ट कर गए हैं, इसलिए कि उनकी उम्र 18 साल से कम है।
या फिर वो भारत की नागरिक नहीं है, या फिर उनका नाम पहले से इलेक्टोरल रोल में जुड़ा हुआ है, या फिर वो यहाँ पर अब नहीं रहते हैं, यहाँ से अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। तो इस तरह से जो भी संबंधित इलेक्टर के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है उसमें आपको टिक लगाना है। इसी तरीके से ऑब्जेक्शन का दूसरा प्रारूप है जिसमें कोई इलेक्टर स्वयं अपना नाम इलेक्टोरल रोल से हटाने के लिए ऑब्जेक्शन डालता है, फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन देता है, तो उस केस में उस संबंधित कॉलम को आपको टिक करना चाहिए और साथ ही साथ उस रीजन को भी उसमें टिक मार्क करना चाहिए कि किस कारण से संबंधित इलेक्टर के द्वारा अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दिया गया है। इसमें कुल 3 प्रकार के रीजन हो सकते हैं कि वो उन्होंने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम पहले से दर्ज है, और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो परमानेंटली कहीं अन्य स्थान पर, किसी अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर गए हैं। जो तीसरा रीजन ऑब्जेक्शन का जो तीसरा प्रकार है, किसी व्यक्ति के या किसी इलेक्टर के द्वारा वैसे इंक्लूजन पर ऑब्जेक्शन दिया जाता है जिसका वर्तमान जो इलेक्टोरल रोल है जिसमें उसका नाम जोड़ा जाना है, लेकिन उसे लगता है कि वह व्यक्ति यहाँ का सामान्य तौर पर निवासी नहीं है या उसका नाम इलेक्टोरल रोल में किसी कारणवश नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में उस संगत कॉलम पर आपको निशान लगाना चाहिए। यहाँ एक बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो फॉर्म 7 आपको उपलब्ध कराया जाता है उसे कंसर्न ऑब्जेक्टर के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। संबंधित एप्लीकेशन में जहाँ एप्लीकेंट का सिग्नेचर होता है उसमें संबंधित ऑब्जेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। आप फॉर्म 7 का जो BLO ऐप का माध्यम है, आप उसमें 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कोई व्यक्ति यदि वो अपना नाम स्वयं हटाने के लिए आवेदन देना चाह रहा है तो उसमें सेम इपिक का ऑप्शन दिया गया है। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसमें अदर इलेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। और यदि किसी इलेक्टर के द्वारा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज कराना चाह रहा है और उसके द्वारा अपना आवेदन संबंधित ERO के पास समर्पित किया गया है, लेकिन कंसर्न इलेक्टर के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि इसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं दर्ज होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना ऑब्जेक्शन फॉर्म 7 में दे सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि BLO के द्वारा जब उस फॉर्म 7 को डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्शन का क्या स्वरूप है, किस प्रकार का है, बिना उसे देखे और समझे वह सेम इपिक पर क्लिक कर देते हैं और फिर उन्हें यह पता लगता है कि इसमें इसमें मृत्यु का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, डेथ का ऑप्शन नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी डेथ की बात आती है तो कोई व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है वह स्वयं अपना नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं दे सकता है, कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे इलेक्टर के द्वारा ही उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्शन का स्वरूप क्या है या नेचर क्या है या क्या प्रकार है, किसके द्वारा ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है और ऑब्जेक्शन किस संबंध में दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इलेक्टोरल रोल को एरर फ्री करने के संबंध में आयोग के द्वारा कुछ विशिष्ट और स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला केस आता है डेथ का। तो डेथ से संबंधित मामलों में वैसे डिसीज इलेक्टेड की पहचान करना या उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका फॉर्म 7 कलेक्ट करना और संबंधित इलेक्टर के संबंध में उसका
डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, या फिर जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं जिनके यहाँ डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, अगर वहाँ से भी आपको सूची प्राप्त होती है तो उसे कलेक्ट करते हुए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। वह भी एक प्रूफ के तौर पर मान्य है। या फिर संबंधित कंसर्न इलेक्टर के कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या नेबर्स हैं, अगर उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि संबंधित इलेक्टर की मृत्यु हो गई है तो उसे भी एक प्रूफ के तौर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपका फील्ड वेरिफिकेशन भी इस संदर्भ में मान्य है। यह आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में निर्गत एक डायरेक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप फॉर्म 7 के साथ ही साथ आप इस तरह के वेरिफिकेशन को भी निश्चित रूप से फॉर्म के साथ अटैच करते हुए इसे ERO कार्यालय में जमा कर देंगे, क्योंकि फॉर्म 7 के मामलों में किसी भी प्रकार की सही प्रविष्टियों के विलोपन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह चुनाव का वर्ष है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। आप निश्चित रूप से इसमें सावधानी बरतें और प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप किसी भी व्यक्ति के विलोपन की अनुशंसा करें। क्योंकि इसमें वर्तमान में BLO के पास 2 स्टेप्स हैं, पहला फॉर्म भरने का और दूसरा वेरिफिकेशन का। जिस समय आप चेकलिस्ट को वेरिफिकेशन करते हैं या उसे वेरीफाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कंसर्न इलेक्टर के घर जाकर उसे फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। इसके लिए सबसे सहज तरीका ये होता है कि आप अपना इलेक्टोरल रोल अपने साथ लेकर चलें और हर दिन कम से कम 5 या 10 घरों का भ्रमण करें। अपने साथ इलेक्टोरल रोल को लेकर वहां जाकर उसके परिवार के किसी सदस्य को आप दिखाएं कि क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़ा हुआ है या नहीं। उसे आप एक बार चेक करवा लें। यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित परिवार के सदस्य द्वारा उसे आपको बताया जाएगा, उसकी सूचना दी जाएगी। यदि किसी की मृत्यु हुई होती है तो वैसे संबंध में आप उनसे इसकी सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि 18 से 19 उम्र समूह में या कोई ऐसी नवविवाहिता घर में उस परिवार में विवाह के उपरांत आई है, आप उसका नाम भी मतदाता सूची में इनरोल कराने के लिए फॉर्म 6 के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आपके लिए यह बहुत ही फलदायी होगा, उपयोगी होगा। दूसरी प्रकार की त्रुटि जो कि मतदाता सूची के संबंध में लगातार परिलक्षित हो रही है वह है DSE यानी कि डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और फोटो सिमिलर एंट्रीज। डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और फोटो सिमिलर एंट्रीज इस प्रकार की प्रविष्टियों को कहा जाता है कि जन्म तिथि जिसके रिलेटिव नेम, रिलेशन टाइप, जेंडर, एज और एड्रेस, इसमें किसी एक या दो प्रविष्टियों की भिन्नताओं को छोड़कर अन्य सभी बिल्कुल एक समान होते हैं, यानी कि ये सेम होते हैं। हो सकता है कि इसके एक या दो प्रविष्टियों में वह कुछ डिफरेंस आपको नज़र आए। जैसे हो सकता है कि किसी दो इलेक्टर का फ़ोटो डिफरेंट हो लेकिन अन्य प्रकार के जो डिटेल हैं वो बिल्कुल एक जैसा मैच करता हो, यह DSE के रूप में आता है। हो सकता है कि अन्य डिटेल डिफरेंट हो लेकिन फ़ोटो बिल्कुल सेम हो, तो वैसी स्थिति में यह PSE के श्रेणी में आता है। और इस प्रकार के जो सूची है, इस प्रकार की जो सूचियाँ हैं, इसे ERO नेट पर आयोग के द्वारा AC वाइज उपलब्ध कराया गया है और इसके जांच और इसके डिलीशन के संबंध में आयोग द्वारा कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन यह है कि संबंधित इलेक्टर को थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड AD के माध्यम फॉर्मेट A में एक नोटिस दिया जाना है
साथ ही साथ कंफर्मेशन लेटर भी भेजा जाना है। इस दौरान उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाता है। यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा अपना कंफर्मेशन लेटर संबंधित ERO को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके पश्चात संबंधित असेंबली कंस्टिट्यूंसी के जो ERO होते हैं वह BLO को असाइन करते हैं और BLO संबंधित इलेक्टर से मिलकर कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करता है और वो अपना प्रतिवेदन संबंधित ERO को उपलब्ध कराते हैं। जिस दिन संबंधित इलेक्टर को जिसके संबंध में DSE अथवा PSE की सूची प्राप्त हुई है, फॉर्मेट A में कंफर्मेशन लेटर के साथ नोटिस भेजा जाता है। उसके ठीक 15 दिनों के बाद ERO के द्वारा संबंधित BLO को असाइन किया जाता है और संबंधित BLO का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित इलेक्टर से मिलकर उनसे कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करें अथवा उनके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है उसे अपने BLO ऐप के माध्यम से दर्ज करते हुए संबंधित ERO को सूचना अग्रसारित कर दें। और यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा उनके किसी 2 प्रविष्टियों में से जिस प्रविष्टियों को रखने के संबंध में सूचना दी जाती है अथवा जिस प्रविष्टि को हटाने के संबंध में सूचना दी जाती है उसके मुताबिक ERO के द्वारा उसके एक नाम को या उसकी एक प्रविष्टियों को यथास्थिति रखते हुए उसकी दूसरी प्रविष्टि का विलोपन कर दिया जाना है। ठीक इसी तरह की स्थिति फोटो सिमिलर एंट्री के भी संबंध में है। यदि संबंधित इलेक्टर के द्वारा अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोटो और या फिर ये सारे डिटेल बताए जाते हैं कि हाँ सही है, तो उस नाम को उनके द्वारा यथास्थिति बनाए रखना है। यदि उनके द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं मेरा फ़ोटो गलत है, अर्थात उस इलेक्टेड डिटेल के कॉलम में उनका फ़ोटो जो है वो किसी अन्य व्यक्ति का गया है, तो वैसी स्थिति में फॉर्म 8 के थ्रू उसका इमेज सुधार दिया जाना है। जो तीसरे प्रकार का एरर है वह बड़े पैमाने पर ऐसे इलेक्टर का किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाना, जिसके कारण इलेक्टरल रोल में उनका नाम तो बना हुआ है लेकिन सामान्य तौर पर वह वहाँ उस स्थान पर निवास नहीं कर रहे हैं, वो कहीं किसी अन्य स्थल पर शिफ्ट कर गए हैं। आयोग के द्वारा ऐसे मतदाताओं के संबंध में भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए हैं कि किस प्रकार से उनका नाम इलेक्टरल रोल से हटाया जाना है। जैसे यदि शिफ्टिंग केस के संबंध में किसी प्रकार की सूचना ERO को प्राप्त होती है तो वैसे शिफ्टिंग के मामलों में ERO के द्वारा फॉर्मेट B में उन्हें नोटिस भेजा जाना है और यह नोटिस भी रजिस्टर्ड एडी अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित इलेक्टर को दिया जाना है। उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाना है। यदि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से भेजा गया नोट अथवा डाक विभाग या पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा उसे संबंधित ERO को रिटर्न कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ERO संबंधित पार्ट के BLO को संबंधित इलेक्टर के संबंध में जांच देने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है और संबंधित BLO के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित इलेक्टर का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जा सकता है। दोस्तों, शिफ्टिंग के केस के मामले में BLO में लगातार एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि शिफ्टेड किसे कहेंगे और किसे नहीं मानेंगे। दरअसल शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियाँ पाई गई हैं कि कई लोग रोजगार के सिलसिले में किसी अन्य स्थल पर चले जाते हैं और उनका अपने जो पैतृक निवास स्थल है उस स्थल पर साल में, वर्ष में आना जाना लगा रहता है। और इस भ्रम की स्थिति में कई बार इस प्रकार की चीज़ें भी घटित होती है कि BLO के द्वारा उसे शिफ्टेड मानते हुए उसके संबंध में अपना कंसेंट दे दिया जाता है। BLO ऐप के माध्यम से भी चेकलिस्ट की जांच के क्रम में उनके द्वारा यह रिकमेंडेशन दे दिया जाता है कि उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाए और ऐसी स्थिति में उनका नाम डिलीट भी हो जाता है। लेकिन इस संबंध में आयोग का स्पष्ट एक्शन है कि ऐसे इलेक्टर जो कि परमानेंटली शिफ्टेड नहीं है, आप उनका नाम इलेक्टोरल रोल से बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट नहीं किया जाएगा जो परमानेंटली शिफ्टेड नहीं है। जिनके घर वापस लौट कर आने की संभावना है, आप उसे किसी भी परिस्थिति में
डिलीट नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतिम रूप से प्रकाशित इसी मतदाता सूची पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि एक बार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी बहुत कम संभावना है कि आप चाहकर के भी किसी इलेक्टर का नाम मतदाता सूची से विलोपित कर पाएँ। दरअसल मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत उसके अगले 1.5 या 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जानी है और आयोग के डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव की घोषणा से अगले 10वें दिन के उपरांत आप ना तो मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन कर पाएंगे और न ही किसी भी प्रकार का डिलीशन, अर्थात चुनाव की घोषणा की तिथि के उपरांत जितने भी आवेदन आपके पास डिलीशन के लिए प्राप्त होंगे अथवा किसी भी प्रकार का करेक्शन का, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। यद्यपि आयोग द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि नाम निर्देशन अर्थात नॉमिनेशन की अंतिम तिथि से ठीक 10 दिन पूर्व तक प्राप्त होने वाले वैसे आवेदन जिसके द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाना है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात फॉर्म 6 के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी है। ठीक इसी तरीके से प्रपत्र 8 के माध्यम से स्थानांतरण संबंधित वैसे मामले जिसमें किसी विशिष्ट मतदान केंद्र पर संबंधित मतदाता का नाम जोड़ा जाना है, वहाँ उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस ERO के पास संबंधित मतदाता का नाम डिलीट किया जाना है वहाँ प्राप्त ऐसी डिलीशन की सूचना के मुताबिक उसका नाम ASD सूची में सम्मिलित किया जाना है और संबंधित मतदान केंद्र के पोलिंग पार्टी को वैसी सूची उपलब्ध करा दिया जाना है और संबंधित इलेक्टर के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह डायरेक्शन दिया जाना चाहिए कि यदि ऐसे कोई इलेक्टर वहाँ पर मतदान के लिए उपस्थित होते हैं तो संबंधित ASD सूची में दर्ज ऐसे मतदाता से उसका लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे किसी भी मतदाता को मतदान करने से वंचित किया जा सके जिसका नाम ASD लिस्ट में है। अर्थात यदि चुनाव की स्थिति नहीं होती तो उसका नाम वहाँ पर डिलीट किया जा सकता था, लेकिन चुनाव के कारण उसका नाम इस कारण से मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जा सका क्योंकि उसका नाम किसी अन्य विधानसभा की किसी अन्य मतदान केंद्र पर जुड़ चुका है। क्योंकि उन्होंने फॉर्म 8 में शिफ्टिंग के लिए आवेदन दिया था, उनका नाम किसी अन्य मतदान केंद्र पर जुड़ गया। क्योंकि दूसरे मतदान केंद्र से उसका नाम विलोपित नहीं किया जाना है, इसलिए नियमानुसार उन्हें ASD की सूची में डाला गया ताकि वह चाह कर के भी दूसरे मतदान केंद्र पर अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके कार्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ यदि अच्छा लगे तो अपने साथियों के बीच भी इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको फॉर्म 7 भरने के तरीके अथवा चेकलिस्ट के संबंध में कि जांच के संबंध में आयोग की क्या डायरेक्शन है और उसे किस तरीके से संपादित किया जाना है, अथवा आयोग के द्वारा फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के संबंध में और क्या अद्यतन डायरेक्शन, मैं उन सभी से भी आपको अवेयर कराने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय।